अब माकी को जाना था उमे के घर खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे खाने पे इनवाइट किया है। अब प्रॉब्लम ये थी, माकी उसकी मॉम से तो मिल रखा है पर वो उसके डैड से आज तक नहीं मिला, तो वो थोड़ा नर्वस भी था। और जैसे ही ये स्कूल पहुँचते हैं, ये सारी बात बता देते हैं यू और सेकी को, और यू तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, आखिर उन्होंने तुम्हें खाने पे क्यों बुलाया? मुझे जाना था उमी के घर खाने पे, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आखिर तुम ही सारे मजे क्यों कर रहे हो? पर पता नहीं उसे अचानक से ऐसा क्या ही याद आता है। फिर वो हाथ जोड़ते हुए बोलती है कि ऊपर वाला तुम्हें शक्ति दे। और ये सुन के माकी थोड़ा डर जाता है कि आखिर से अचानक क्या हो गया। अभी 5 सेकंड पहले तो ये बहुत ज्यादा खुश थी और अब ये अपनी बात से ही पलट गई। कहीं ऐसा तो नहीं उम्मी के डैड बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, इतने कि उनसे यू तक डरती है? क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता कि यू भी किसी से डर सकती है। वो तो सबके साथ घुल मिल जाती है, चाहे वो उसका दोस्त हो या फिर दुश्मन। यहाँ तक कि सेकी, जिसे वो 2 दिन पहले रिजेक्ट कर चुकी है, वो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे से बात करती है। तो ऐसी क्या चीज है जो यू को डरा रही है उसके घर जाने से? तब बीच में उमी बोलती है कि इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये मेरे डैड से नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई से डरी हुई है। और वो उसे पोक करने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी उससे डरी हुई हो। पर यू तो ऐसा एक्ट कर रही थी मानो वो उसके बड़े भाई को जानती ही ना हो। वो बोलती है रिकू, आखिर ये कौन है? मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है, मैं ऐसे किसी नाम वाले को नहीं जानती। तब भूमि बोलती है कि अब एक्टिंग मत करो, तुम इसे इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकती, मुझे पता है कि तुम उसी से डरी हुई हो। तब से की बोलता है कितनी अच्छी बात है, अभी तुम भूमि के साथ डिनर करने जा रहे हो और क्रिसमस पार्टी में तुम भी उसके साथ रहोगे, तुम तो सच में बहुत ज्यादा लकी हो। पर फिर वो बताता है कि मैं उतना भी लकी नहीं हूँ, क्योंकि जब पार्टिसिपेट करना था तब मैंने अपना नाम नहीं दिया, तो मैं वो क्रिसमस पार्टी अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो पास ही नहीं है। तब से की बोलता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, अगर ऐसा हुआ तो तुम मूवी से नहीं मिल पाओगे। और फिर इसके बाद वो कुछ सोचने लग जाता है और फिर वो बोलता है मैं अपनी बहन से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। और ये जाते हैं स्टूडेंट काउंसिल रूम में। वहाँ पर शुरू में तो उसकी बहन बोलती है ये रूल के खिलाफ है, जिस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं करा वो उस पार्टी में नहीं आ सकता। और माकी तो देख के हैरान था, तो इसका मतलब सेकी की बहन स्कूल प्रेसिडेंट है? सेकी ने आज तक उसे बताया क्यों नहीं? उस बेचारी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब सेकी अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तब उसकी बहन बोलती है ऐसे में रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकती, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और मेरे पास फ्री पास पड़े हुए हैं, पर मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला जिस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं करा वो इसमें नहीं आ सकता। पर हाँ तुम वॉलंटियर कर सकते हो, मतलब कि तुम काउंसिल मेंबर्स की मदद करोगे उस पार्टी में, तुम्हें वहाँ पर काम करना होगा और तुम्हें उधर खाना पानी मिल जाएगा। पर तुम उस पार्टी को वैसे एंजॉय नहीं कर पाओगे जैसे बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं। पर माकी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे तो बस उस पार्टी में रहना था उमी के साथ। और फिर उसकी बहन उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करती है और बोलती है कि शुक्रिया मेरे भाई के दोस्त बनने के लिए। और माकी भी उनसे माफी मांगता है कि मैं भी माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं एंड मौके में आके आपको परेशान कर रहा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा। अब फाइनली ये दोनों अपना क्रिसमस साथ में बिता सकते हैं। तो स्कूल के बाद वो चली जाता है घर, क्योंकि उसे आज तैयार भी होना था उमी के घर जाने के लिए। और माकी की मॉम तो उमी की मॉम से बातें करे जा रही थी उस इनविटेशन के बारे में। माकी बोलता है कि आपको उनसे इतनी बात करने की जरूरत नहीं थी, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। पर उसकी मॉम बोलती है बात बस इतनी नहीं थी, मुझे वैसे भी उसकी मॉम से बातें करनी थी, कम से कम कोई बातें करने वाला तो मिले। और फिर वो देखता है सिगरेट के डिब्बे को, एक जो डस्टबिन में पड़ा था और एक जो टेबल पे पड़ा था। इसका मतलब इसकी मॉम अभी भी बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रही हैं और शायद इस बार पहले से भी बहुत ज्यादा। और शायद वो समझ चुका था कि इसके डैड ने इसकी मॉम को जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा, तो वो डायरेक्ट पूछ लेता है क्या डैड से आपकी बात हुई थी? और उसकी मॉम तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है, मानो माखी ने उसका कोई झूठ पकड़ लिया हो। वो बोलती है हाँ मेरी बात हुई थी, पर बस तुम्हारी मीटिंग्स के बारे में कि तुम उनसे कब मिलोगे और तुम्हारे एग्जाम कब से चालू है, और कुछ नहीं। पर माखी थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है कि आपको झूठ बोलना नहीं आता, अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। अब उसकी मॉम के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो बोलती है कि पता नहीं कैसे पर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि मैं ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम कर रही हूँ, इतना कि मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए और मैं फिर से स्मोकिंग स्टार्ट करने लग गई। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डांटा और उन्होंने मुझे घंटों तक लेक्चर दिया। हाँ हालांकि मैं मानती हूँ कि गलती मेरी ही थी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि माकी के डैड को उसकी मॉम की परवाह है इसीलिए वो उसे डांट रहे थे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल माकी समझ चुका था कि उसके डैड उस पर क्यों चिल्ला रहे होंगे।
होंगे। अगर आपको याद होगा, जब उसके डैड और माकी खाना खाने गए थे तब वहाँ पर उनकी कुछ बातें हुई थी, जहाँ पर माकी ने बताया था कि उसे कई बार खाना खुद बनाना पड़ता है, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं और बाकी घर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। तो उसके डैड ये सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो उसकी मॉम पे चिल्लाते हैं कि आखिर तुम घर का सारा काम मेरे बेटे से क्यों करवा रही हो? तुम्हारी माँ होने का फायदा ही क्या अगर तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती? और ऐसे ही पता नहीं कितनी ही चीजें और ताने उसके डैड ने उसकी मॉम को सुनाए थे और उसे यकीन दिलाया कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। और माकी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है। माकी को पता था कि उसके डैड ने ऐसा ही कुछ बोला होगा। तब वो बोलता है कि आप डैड की बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? वो अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, उन पे आपका कोई हक नहीं है, चाहे आप जॉब करें या फिर ना करें, उनको हमसे क्या ही लेना देना। और वैसे भी अगर आप जॉब नहीं करेंगी तो हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? ये घर कैसे चलेगा? पर तब उसकी मॉम बोलती है कि सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे डैड मुझे महीने के इतने पैसे देते हैं कि जिससे हमारा घर आराम से चल जाएगा। और ये सुन के माकी को थोड़ा तो अजीब लगता है कि सच में डैड इतने सारे पैसे भेजते हैं? अगर ये सच बात है तो मॉम इतना ओवर टाइम क्यों करती है? फिर उसकी मॉम आगे बोलती है कि मेरे लिए ये थोड़ी प्राइड की बात है। तुम्हारे डैड ने मुझे डिवोर्स दिया तो मैं उनके पैसों पे पलना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं खुद ही काम करूं, अपना और तुम्हारा खर्चा खुद ही उठाऊं। तो मैंने उनके पैसों पे हाथ तक नहीं लगाया। पर अब देख के लगता है शायद इन सब की वजह से मैं एक बहुत ही बुरी माँ बन गई, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तो टाइम स्पेंड कर ही नहीं पा रही और मेरे वजह से तुम्हें खाना बनाना पड़ता है। शायद मुझे अपने ईगो को पीछे रखना चाहिए था। मैं बस प्रूफ करना चाहती थी कि मैं बिना तुम्हारे डैड के भी सरवाइव कर सकती हूँ। और शायद ओवर टाइम करने की वजह से मेरा ध्यान अलग अलग कामों पे रहेगा। और तब वो आगे बोलती है कि हम तीनों फिर से साथ में नहीं हो सकते, पर मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं तुम्हारे साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूं। और फिर वो बाद में उमी के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसका स्वागत करती है। वो उनके लिए थोड़ा गिफ्ट लाता है और उमी की मॉम वहाँ से चली जाती है। और अंदर आने से पहले वो देखता है कि उमी के डैड के शूज वहीं पर पड़े हुए थे, जिससे उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसका दिल तो इतनी तेज धड़क रहा था मानो वो फट ही जाएगा। तब उमी बोलती है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो, तुम्हें लंबी सांसें लेनी चाहिए, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और फिर वो लंबी सांसें लेता है और बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा तो मेरा खेल तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। आखिर तुम्हारे डैड कितने ही डरावने होंगे, मुझे इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है उसके डैड को, जिनकी हाइट कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, मानो ये पिछली जन्म में कोई फाइटर रहे होंगे। और उनकी आवाज वो तो कुछ ज्यादा ही भारी थी। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं हूँ उमी का फादर, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। और मार्ती की तो हालत ही खराब हो जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अगर इसने कुछ भी उल्टी सीधी बात करी तो इसके डैड इसके पंच मार के ही मुंह तोड़ देंगे। और तब उसके डैड क्लोज आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी बेटी का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया, ये तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है और इसने बताया कि तुम इसका कितने अच्छे से ख्याल रखते हो। और वो ये सभी बोल रहे थे एक डीप वॉइस के साथ। तब माकी डरते हुए बोलता है कि उमी भी मेरी अच्छी दोस्त है। और फिर वो बोलता है, माफ करना कि मैंने उमी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तब उसके डैड बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम उसे उसके फर्स्ट नेम से बुला सकते हो, मेरी बेटी अब हाई स्कूल में है, तो अगर उसके मेल बेस्ट फ्रेंड उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो। तब उमी की मॉम बीच में आती है और वो बोलती है कि तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वो उनकी गाल खींचने लग जाती है। फिर वो बताती है कि ये बस दिखने में डरावने हैं, पर ये दिल से बहुत ज्यादा साफ है। फिर उसकी मॉम उमी से बोलती है, क्यों ना तुम माकी को ये दिखाओ कि तुम्हारे डैड स्माइल कैसे करते हैं। और उमी उनको जाके टिकल करने लग जाती है और उसके डैड पागलों की तरह हंसे जा रहे थे। माकी तो देख के हैरान था, तो ये इंसान हंस भी सकता है। और वो बस हंस नहीं रहे थे बल्कि माकी से मदद मांग रहे थे कि प्लीज मुझे इन दोनों से बचाओ, इन दोनों को बस तुम ही रोक सकते हो। और फाइनली माकी उन्हें रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि अब तो माकी को उसके डैड पे ही दया आने लग गई थी। अब उसे एक चीज तो पता चल गई थी कि इसके डैड उतने खतरनाक नहीं है जितना ऐसे लगता था। अब उम्मी बोलती है कि मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ, तो क्यों ना हम खाना खा लें। फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैं खाना लगा दूंगी, तुम जाके अपने बड़े भाई को बुला के आओ।
जाओ। और उसके डैड चले जाते हैं अपने बेटे को बुलाने के लिए। तब माकी उमी से पूछता है आखिर तुम्हारा भाई कैसा है, क्या वो भी इन्हीं की तरह है या फिर वो ज्यादा खतरनाक है। पर तब वो बोलती है वो अनएम्प्लॉयड है और वो 24 घंटे बस अपने कमरे में ही बैठा रहता है और बस वो नीचे आता है खाना खाने के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता, वो तो यू के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और यही रीजन है कि यू यहाँ पर आने से डरती है। तो अब उसे समझ में आ जाता है कि यू इतनी डरी हुई क्यों थी। अब ये सब बैठ के खाना खाने लग जाते हैं, पर माकी के एक तरफ बैठी थी उमी और दूसरी तरफ बैठी थी उसकी मॉम। और ये देख के उमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है कि मॉम, ये मेरा दोस्त है, आप उसके बगल में क्यों बैठी हुई हो। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम भी कैसी बातें कर रही हो, अब मैं आसानागी फैमिली का नाम डूबने थोड़ी ना दूंगी। मैं तो माकी की बस खातिरदारी कर रही हूँ, कहीं उसे ऐसा न लगे कि हमारी मेहमान नवाजी में कुछ कमी रह गई हो। पर तब उम्मी बोलती है कि वो सब मैं देख लूंगी, आप यहाँ से हट जाओ। फिर उसकी मॉम भी बोलती है कि हट जाऊँ, अगर मैं हट जाऊंगी तो मैं माकी के साथ मजे कैसे कर पाऊंगी, ये हर बार हमारे घर थोड़ी ना आता है। और फिर उसकी मॉम बोलती है कि ये गलत बात है कि तुम स्कूल में भी तो उसके साथ ही रहती हो, अब थोड़ी देर मुझे भी इसके साथ टाइम स्पेंड करने दो। और बेचारा माकी तो बीच में शांत से बैठा हुआ था, वो दोनों ही उसके लिए लड़ रहे थे। तब उसके डैड बोलते हैं कि अब खाते समय झगड़ा मत करो, हमें आराम से खाना चाहिए, जरा ये तो सोचो माकी को कैसा लग रहा होगा। तब उसकी मॉम बोलती है ठीक है, मैं लड़ाई करना बंद कर रही हूँ, पर मैं यहाँ से नहीं उठने वाली। चलो जाओ, फिर मैंने तुम्हें एक एडवांटेज दे दिया, अगर तुम चाहो तो तुम माकी को अपने हाथों से खिला सकती हो। और ये सुन के दोनों का ही मुंह लाल हो जाता है। वो बोलती है कि मॉम, पागलों की तरह बात करना बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और फिर वो खाना खाने लग जाते हैं। और फिर उम्मी बोलती है कि जल्दी से खाना खत्म करो, उसके बाद हम गेम खेलेंगे, वही गेम जिसके इंतजार तुम बड़े टाइम से कर रहे थे। और माकी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब उमी अपने भाई की तरफ देखते हुए बोलती है कि हम दोनों तुम्हारा रूम थोड़ी देर के लिए बोरो कर रहे हैं। तब वो बोलता है कि तो मैं कहाँ जाऊँगा, तुम्हें पता है ना कि मैं अपने रूम से कहीं बाहर नहीं जाता। तब उमी उसे ताने देते हुए बोलती है तुम कुछ जॉब वॉब क्यों नहीं करते, अब तो तुम इतने बड़े हो चुके हो। और उस पर वो ऑफेंड हो जाता है। वो बोलता है कि जॉब की बात कहाँ से आ गई, और चलो मान भी लो कि अगर मेरी जॉब होती तो भला मैं इतनी रात को जॉब पे थोड़ी ना जाता। तब उमी बोलती है हाँ ठीक है, पर कम से कम तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए, तुम तो जॉब ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे। और इस बात पे उसके डैड भी उम्मी का सपोर्ट करने लग जाते हैं कि वो सही बोल रही है, मंडे से तुम भी लग जाना जॉब ढूंढने के लिए, तुम जिंदगी भर ऐसे नहीं बैठे रह सकते। और फिर उसका भाई हार मान लेता है। वो बोलता है कि ठीक है, तुम मेरा रूम और मेरा गेमिंग कंसोल यूज कर सकती हो, पर उसे तोड़ना मत। तब उम्मी माकी से माफी मांगती है कि माफ करना हमारे छोटे से झगड़े के लिए। पर वो हैरान हो जाती है जब वो देखती है माकी का चेहरा। और बस उम्मी नहीं, यहाँ तक कि उम्मी की मॉम, उसके डैड और यहाँ तक कि उसका भाई, जो इतनी देर से कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, वो भी हैरान हो जाता है। माकी को थोड़ा अजीब लगता है कि सब मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं। तब उमी उसे बताती है क्योंकि तुम रो रहे हो। और माकी को रियलाइज नहीं होता कि कब उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जब माकी छोटा था, जब उसकी मॉम कोई जॉब नहीं करती थी, वो बस घर पे खाना बनाती थी और घर पे ही काम करती थी। माकी रोज खाने के टाइम पे उन्हें हक कर लेता था और उनसे हर बार पूछता था कि आज खाने पे क्या बना है। और जब उसके डैड घर पे आते थे, वो उनसे भी ढेर सारी बातें करा करता था, यहाँ तक कि उसकी मॉम उसकी शिकायत तक लगाया करती थी कि इसने आज भी वेजिटेबल्स नहीं खाए। वो अपनी मॉम और अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो हर डिनर साथ में खाते थे, बहुत ज्यादा खुशी के साथ। पर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके डैड ऑफिस से लेट आने लग गए, वो कभी खाने के टाइम पे आते ही नहीं थे। और फिर वो लंच करता था अपनी मॉम के साथ। हाँ, हालांकि उसकी मॉम हर बार उसके साथ रहती थी, पर वो भी इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि उसे ऐसा लगता था मानो इन दोनों के बीच में कोई दीवार है। और फाइनली इनके डिवोर्स के बाद मॉम ने भी काम करना शुरू कर दिया और वो भी रात को लेट आने लग गई। और इसी वजह से वो अपना हर डिनर अकेले ही करता था। और जब फाइनली इतने टाइम बाद जब उसने उमी के परिवार को हंसते खेलते हुए देखा, तो उसे वो सारी बातें याद आने लग गई कि कैसे उसका परिवार भी पहले ऐसा ही था। और ये सब माकी सोच रहा था। तब बाकी सब माकी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक तो हो ना। पर माकी को समझ में नहीं आता कि वो उन्हें क्या बोले, उसके पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। तो वो उनसे माफी मांगता है और वहाँ से भाग जाता है। वो रोते रोते जा रहा था और अपने आप से बोलता है कि मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, आखिर मैं ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहा हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और तभी पीछे से उमी भी आ जाती है। वो बोलती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें जाने दूंगी। और माकी फिर से भागने लग जाता है।
वो बोलता है कि मुझे अकेले रहना है और फाइनली वो उसे हक कर लेती है और वो बोलती है कि सोचना भी मत कि मैं तुम्हें इस समय अकेले जाने दूंगी। और वो उसे गले से लगा लेती है और पता नहीं कैसे उसके दिल को थोड़ा आराम मिलता है और वो उम्मी से माफी मांगता है कि मुझे माफ करना कि मैंने सब कुछ बेकार कर दिया। मैं तुम्हारे घर वालों के सामने इतनी बुरी तरह रो गया था। पता नहीं मैं एक बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहा हूँ। तब उम्मी बोलती है कि अब बड़ों की तरह बातें करना बंद करो। हम अभी स्कूल में हैं, तो तुम बच्चे ही हो और रोना तो एक अच्छी बात है। इससे प्रूव होता है कि तुम्हारे पास इमोशंस है। अब वो उसे फाइनली फिर से अपने घर पे लेके आ जाती है और वो बताता है अपने पेरेंट्स के बारे में और किस तरह उसे पुराने दिनों की याद आ गई। तब वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा फील हो रहा है तो तुम मेरी लैब पे अपना सर रख के सो सकते हो। और जब वो नहीं मानता तो वो ऐसे जबरदस्ती कर लेती है। माहिरू और अम्मा ने काफी नहीं थे कि अब ये दोनों भी शुरू हो गए और वो उसका सर सहलाती है जब तक उसे नींद न आ जाए और उसकी आंख खुलती है सीधा सुबह और उठते ही उसकी आंखों के सामने होती है उमी। और पता नहीं क्यों ये हैरान नहीं था। वो बस इतना पूछता है कि अगर तुम पहले ही उठ गई थी तो तुम गई क्यों नहीं। तब वो हंसते हुए बोलती है कि तुम सोते हुए प्यारे ही इतने लग रहे थे कि मैं तो बस तुम्हें देखती ही रह गई और फिर मेरा बेड से उठने का मन करा ही नहीं। तब वो बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। फिर तब वो उससे पूछती है कि तुम्हें कल रात कैसा लगा मेरी लैब पे सो के। तुम तो एक बच्चे की तरह सो गए थे। हाँ, हालांकि उसे ये मानने में शर्म तो आ रही थी पर वो झूठ नहीं बोल सकता था। वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारी लैब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा सेफ हूँ। और माकी उसे शुक्रिया बोलता है पर तब उम्मी बोलती है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं उदास थी तब तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही करा था। अब थोड़ी सी बात करते हुए ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं और उम्मी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो क्या अभी होने वाला है इन दोनों की फर्स्ट किस और वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। और जैसे ही वो किस होने वाली थी पीछे से आवाज आती है उसकी मॉम की और वो बोलती है कि आखिर तुम इतनी सुबह सुबह क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वो दोनों झटके से पीछे हो जाते हैं और उम्मीद बोलती है कि मॉम आपको नॉक करके आना चाहिए, ये मैनर्स आपने ही मुझे दिए हैं। तब उसकी मॉम बोलती है कि मैं बहुत देर से नॉक कर रही थी पर तुम दोनों तो मेरी बात का जवाब दे ही नहीं रहे थे तो मुझे अंदर आना पड़ा। मुझे क्या पता था तुम ये सब चीजें कर रहे हो। फिर वो बोलती है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करने आओ क्योंकि इसके बाद मुझे इस चीज के ऊपर बात करनी है। अब वो ब्रेकफास्ट करने के बाद बैठ जाते हैं और उसकी माँ उन्हें समझाती है कि मैं तुम्हारी किस के अगेंस्ट नहीं हूँ पर तुम्हें अपने सराउंडिंग का भी ध्यान देना चाहिए कि तुम किस जगह पर हो और तुम्हारे आसपास कौन है। और वो दोनों माफी मांगते हैं कि हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। तब उसकी मॉम बोलती है कि मैं बस तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि जब हमने ऐसा करा था तब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। और वो दोनों देखने लग जाते हैं उसके डैड की तरफ, मतलब इसकी मॉम और उसके डैड इनने भी पास्ट में ऐसे काम करे थे। तब उसके डैड उसकी मॉम से बोलते हैं कि तुम्हें हमारी पर्सनल बातें इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। पर फिर उसके डैड बोलते हैं कि माँ की मुझे गार्डन में मिलो। और अब वो फिर से डर चुका था कहीं ये गार्डन में मुझे दफना तो नहीं देंगे क्योंकि मैं इनकी बेटी को किस करने की कोशिश कर रहा था। और जब वो उनके साथ जाता है तब वो उससे पर्सनल लाइफ की बातें पूछने लग जाते हैं कि मेरी बेटी और मेरी बीवी ने मुझे बताया कि तुम्हारी फैमिली सिचुएशन कैसी है और मुझे फाइनली समझ में आ गया कि तुम कल रात को क्यों रो रहे थे। तब वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने कल रात सबका मूड खराब कर दिया, पता नहीं क्यों मैं एक बच्चे की तरह रोने लगा था। फिर उसके डैड बताते हैं कि रोने में कोई बुरी बात नहीं है, इससे बस तुम अपने इमोशंस तो दिखा रहे हो ना। पर तब माकी बोलता है कि आखिर इमोशंस दिखाने से भी क्या हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा रोऊं, कितना ज्यादा चिल्लाऊं या फिर कितनी ज्यादा भीख मांगू, मेरे मॉम डैड फिर से कभी साथ में नहीं आने वाले, तो आखिर ये सब चीजें करने का फायदा ही क्या होगा। फिर उम्मी के डैड उसे समझाते हैं फायदा होगा, इससे तुम अपना गुस्सा और अपने इमोशंस बाहर निकाल पाओगे क्योंकि अगर तुम अपने इमोशंस अपने अंदर दबाते रहे तो वो फ्यूचर में जाके तुम्हें ही नुकसान करेगा। और यही सेम चीज बोली थी इसे नीना ने। और वो उसे बताते हैं कि रोने में और इमोशंस दिखाने में कोई शर्म की बात नहीं है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ और तुम्हारी जगह कोई भी होता, कोई भी क्या, अगर खुद मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही रोता। और उसे ये चीज सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है और फिर वो अपने जाता है घर पर जहाँ पर वही एल्बम पड़ी हुई थी। इसका मतलब उसकी मॉम अभी भी वो सब पुरानी एल्बम्स देख रही थी और फिर से वो पुरानी फोटो देखते हुए वो रोने लग जाता है। इस बार बिना रुके वो अपने सारे इमोशंस बाहर निकाल रहा था और फिर वो सोचता है
ये अगर मुझे टेंटम्स दिखाने ही है, अगर मुझे रोना ही है, तो क्यों ना मैं एक चीज करूँ। और फिर वो मन में सोचता है कि क्रिसमस के दिन मॉम और डैड के डिवोर्स को लगभग 1 साल हो जाएगा, तो मुझे इसी दिन कुछ करना होगा। और फिर वो किसी को मैसेज करता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प ले सकता हूँ। और उसने ये मैसेज किसको करा ये हमें नहीं दिखाया जाता, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।